हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का एटॉमिक कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। यहाँ क्लास 10th की साइंस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, जिसमें हमने जैव प्रक्रम चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें आज टॉपिक है मानव में वहन। यानी कहने का मतलब ये है कि मानव में खून का जो परिसंचरण होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर भोजन ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है, ठीक है। कहने का मतलब जो रुधिर होता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है कि हमारे पूरे शरीर में और भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो मिलता है उससे उस सब को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। वहन मतलब पहुंचाना। कक्षा 9 में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि क्लास 9th में बताया गया था कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। किसको ले जाती हैं? ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता है। क्या चीज़ की आवश्यकता है? पंपन यंत्र, जिसे हार्ट के नाम से जानते हैं। हृदय ही पंपन यंत्र है जो रुधिर को अंगों के पास धकेल सकेगा। रुधिर को क्या करेगा? अंगों के पास धकेल सकेगा। नालियों के एक परिपथ की आवश्यकता है। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके तथा एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं चीज़ों को और जानने की कोशिश करते हैं। कहना आगे की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि रुधिर को परिवहन करने के लिए नलियों की भी क्या है? आवश्यकता है, जिससे वो क्या कर सके? सभी ऊतकों तक खून को भेज सके और वहाँ पर ऊर्जा बन सके, ठीक है। हमारा पंप हृदय, इसके बारे में देखेंगे। हृदय एक पेशीय अंग है। कैसा अंग है? पेशीय, जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। जो रुधिर है उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जाना होता है और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लाना होता है और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है, ठीक है। ऑक्सीजन को ले जाना होता है शरीर के अंदर। तो ये दोनों कार्य हमारा ब्लड यानी खून करता है। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर का कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। कहने का मतलब कि ऑक्सीजन जिसमें है, जिस ब्लड में और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों आपस में मिल ना जाएं, इसलिए हमारे जो हृदय में चैम्बर पाए जाते हैं जिसे कोष्ठ कहते हैं, में बटा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है। कहाँ जाना होता है? फुफ्फुस। अभी इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे। तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजन रुधिर को हृदय में लाना होता है। फुफ्फुस कहने का मतलब आपको बताएं तो आपका लंग्स मतलब फेफड़े में जाना पड़ता है। हृदय क्या करता है? खून को पंप करता है और
फुफ्फुस में जाता है, कहने का मतलब लंग्स में चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेफड़े में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन जो है उसमें खून में मिल जाता है और फिर से वो जो है हृदय में चला आता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेली के द्वारा, मैंने दिखाया था एल्वेली कूपिका जो था उसी वही क्या करता है, ऑक्सीजन को मिलाने का कार्य करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का कार्य करता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। फिर क्या कर दिया जाता है, उससे शरीर के हिस्सों में पंप कर दिया जाता है। इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ, ध्यान दीजिएगा ये सारी बातें अभी मैं एक बार में बताऊंगा। अभी आप किताबी भाषा देख लीजिए क्योंकि किताबों को जानना जरूरी है। हाँ चलिए, तो कह रहे हैं कि बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां लिंग में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल रहता है। रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद क्या रहता है, शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है तब यह संकुचित होता है जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशी बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। कहने का मतलब, अच्छा पूरा पढ़ देते हैं तो फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला दायां कोष्ठ दाएं अलिंद जब फैलते हैं तो शरीर से ऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निलय फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है। अब समझाते हैं। कहने का क्या मतलब है कि इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बायां अलिंद है। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको बायां अलिंद बायां निलय, 4 चैम्बर। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर एक स्थान टाइप दिख रहा होगा, यहाँ पर ये बंद टाइप सा रहता है। ठीक है, और ये अलिंद हो गया तो मान लीजिए नीलय है। ऊपर वाला अलिंद होता है, नीचे वाला नीलय होता है। इधर भी वैसे ही दिखने को मिलेगा, ये अलिंद है तो ये नीलय है। अब क्या होता है कि जब शरीर में आपके खून रहता है, ब्लड रहता है पहले से, जो नलिकाओं में स्थित है, सिराओं में जो ब्लड है, वो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर हो जाता है। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब वो शरीर से ब्लड जो है आकर के आपके दाएं अलिंद में आता है। अब इस दाएं अलिंद में आने के बाद यहाँ स्टोर होता है, फिर उसके बाद वो चीज़ें यहीं से यहाँ निलय में चला जाता है। जब इसमें स्टोर होगा तो ये चीज़ें फैलेंगी, बड़ा होंगी। ठीक है, और इसमें आएगा तो ये भी बड़ी होंगी। फिर ये जो इसको पंप करेगा, क्या करेगा, दबाएगा। दबाने के बाद ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, आपका फुफ्फुस में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, फुफ्फुस लिखा ना यहाँ, देखिए ऐसे जाए, ये फुफ्फुस में चला जाएगा। फुफ्फुस मतलब फेफड़े एक साइड चला जाएगा, फेफड़े में पहुँच जाएगा। फेफड़े में चला जाएगा तो फेफड़ा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए ऑक्सीजन को, मतलब ब्लड को, उसमें ऑक्सीजन मिला देगा। जब ऑक्सीजन मिला देगा तो फिर उसके बाद क्या करने वाला है, फुफ्फुस फिर उसके बाद उसको, यानी फेफड़ा जो है बाएं अलिंद में उसको क्या कर देगा, यहाँ देख रही हैं, बाएं अलिंद में उसको फिर से खून को डाल देगा। अब बाएं अलिंद से खून यहाँ आने के बाद फिर से उसके बाद बाएं नीले में आ जाएगा। अब बाएं नीले में आ जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो फिर उसके बाद ये जो अलिंद से नीले में आया, ये जो नीले है फिर से उसे पंप करके पूरे शरीर में क्या कर देगा,
पहुंचाने का कार्य कर देगा, ठीक है, पहुंचा देगा। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से बार बार क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि जो अलिंद है, अलिंद की अपेक्षा जो निलय होता है, ये निलय की पेशियाँ देखिए मोटी होती हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर इसी पर पड़ता है, यही पंप करने का कार्य करता है। तो ये दबाता है ताकि ये फट ना जाए, इसलिए इसको आपको मोटी ये रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, देखिए लिखा भी है। जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकने का सुनिश्चित करता है। यानी यहाँ देखिए जो वाल्व लगा हुआ है ये वाला, और यहाँ भी लगा हुआ है, तो जब ये पंप करते हैं तो ये वाला तो खुलता है लेकिन ये बंद हो जाता है, ठीक है। ऐसे इधर भी है कि जब ये पंप करेगा तो ये बंद हो जाएगा और ये इधर चला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। हाँ, इन बुकों में थोड़ी सी जो कंटेंट है, कंटेंट की कमी है, ठीक है। सारी कंटेंट्स इसमें नहीं मिलते हैं, तो जो फ्रेशर होंगे, नए हों, वो लोग जो है दूसरी बुक से पहले पढ़ लें किसी और प्रकाशन से, फिर उसके बाद एनसीईआरटी कवर करने के लिए यहाँ पर आए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ जो आप पढ़ चुके हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी एक बार ज़रूर कवर कर लेना चाहिए, तो अच्छा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम तो कवर कराए नहीं हैं, फिलहाल कराना चाहते हैं आपको, दूसरी बुक भी आपको कवर कराएंगे, लेकिन हम अभी एनसीईआरटी कवर कराना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी कवर करा रहे हैं। अगर आप किताबें पढ़ चुके हैं पिछली किसी भी प्रकाशन की इसकी, तो आप इसे तब पढ़िए तो आपको बेनिफिट मिलेगा, तब सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट करके लिख दी गई हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें शॉर्ट करके लिखी गई हैं, बहुत सी छोटी चीज़ें इसमें नहीं बताई गई हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। फुफ्फुस में जो है, फुफ्फुस कहने का मतलब मैंने फेफड़ा बताया, उसमें ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में जाता है, ठीक है। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। हृदय का दायां व बायां जो बंटवारा है वो ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक है। ऑक्सीजनित इसमें जिसमें ऑक्सीजन हो, बी ऑक्सीजनित मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना हो। ऑक्सीजन वाला ब्लड और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड को मिलने से ये क्या करता है, रोकता है। कौन? दायां व बायां बंटवारा, मतलब ये, ठीक है। दाहिना भाग हो गया आपका इधर का, ये बायां भाग हो गया, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन है, इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को उन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है। कहने का मतलब जो पक्षी हैं और भी जो स्तनधारी हैं उनको बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह बहुत लाभदायक है क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर करता है। जो शरीर का तापक्रम है वो किस पर निर्भर करता है? पर्यावरण पर। जल स्थलचर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठी हृदय होता है। ध्यान दीजिए, स्थल जो चर हैं मतलब जो स्थल पर रहते हैं, और बहुत से सरीसृप रेंगने वाले जंतुओं में 3 कोष्ठी हृदय होता है। इसमें 3 ही कोष्ठ होता है, और ये ऑक्सीजन तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। मतलब इसमें ऑक्सीजन
और बिना ऑक्सीजन वाला, ठीक है। ऑक्सीजन वाला रुधिर और बिना ऑक्सीजन वाला रुधिर कभी कभार इसमें मिल भी जाता है, ठीक है, इसलिए उसको सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। जो मछली है उसमें 2 ही कोष्ठ होते हैं, तो आपको यही सब ध्यान देना कि मछली में 2 कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है। रुधिर कहाँ भेजा जाता है? क्लोम में, जहाँ पर यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है, एक बार जाता है रुधिर हृदय में। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में या 2 बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। समझिएगा जरा, दोहरा परिसंचरण कहने का मतलब एक चक्कर अगर ब्लड को पूरा करना है तो हृदय में 2 बार जाता है ब्लड, इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। देखिए कैसे, एक बार ब्लड आया इसके अंदर, ठीक है, दाएं अलिंद में आ चुका है, फिर दाएं नीले में, यहाँ से फिर उसके बाद ये निकल जाता है, फुफ्फुस में चला जाता है। जब फुफ्फुस में चला जाता है तो फिर उसके बाद फिर से वो ब्लड आता है दोबारा, फिर से इसमें हृदय में आता है और बाएं अलिंद और बाएं नीले में आता है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो हम लोग हैं, मनुष्य वगैरह, हमें ब्लड 2 बार आता है, इसलिए हमारा जो परिसंचरण तंत्र है ये दोहरा परिसंचरण तंत्र है। हृदय में अगर 2 बार ब्लड आएगा एक चक्कर पूरा करने के लिए, एक बार मान लीजिए बाहर से आया पूरे शरीर से, इसमें गया हृदय में, फिर उसके बाद फुफ्फुस से फिर होते हुए फिर हृदय में आ गया, फिर जाकर के पूरे शरीर में जा रहा है। तो इस प्रक्रिया में 2 बार ब्लड को हृदय के अंदर आना पड़ रहा है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रक्तदाब के बारे में समझते हैं। रक्तदाब क्या है? ठीक है, आपने ब्लड प्रेशर टेस्ट कराया ही होगा, तो वही रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, मतलब कहने का मतलब ये जो रुधिर वाहिकाएं हैं ये दाब लगाती हैं तो ठीक है, नहीं तो इनके अलावा अगर इस पे जो दाब लगेगा वही ब्लड प्रेशर होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रुधिर वाहिकाएं गई हैं और ये जो हम लोग मशीन लगाते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, क्या कर रही है, देखिए आपकी नसों को दबा दे रही है, नसों को दबा दे रही है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, पूरी बातों को समझेंगे। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। शिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है। क्यों? शिराओं में जो ब्लड होता है वो स्लो फ्लो करता है और धमनियों में बहुत ही तेज़ी से, और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। शुद्ध रक्त कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन संकुंचन के दौरान, प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशिथिलन शिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 पारा तथा अनुशीतलन दाब लगभग 80 पारा होता है, इसको भी याद कर लीजिए। 120 से 80 के बीच में अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो आप स्वस्थ हैं, ठीक है, या उससे ऊपर नीचे होगा तो ब्लड प्रेशर घट या बढ़ सकता है, ठीक है। रक्तदाब 120 या 80 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रबर कफ वायु से फूल गया है। यहाँ जब हम लोग ये मशीन लगाते हैं, लिखा है यहाँ पर, तो मशीन लगाते तो ये चीज़, इसको दबाने से ये चीज़ क्या होती है, फूलने लगती है, तो धीरे धीरे हमारी नसें क्या होने लगती है, दबने लगती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, तो ठीक है पारा, और ये देखिए यहाँ पर 120 से क्या है, ऊपर है ये ब्लड प्रेशर,
और यहाँ पर 120 के पास है, आसपास है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और बहुत ही 80 लगभग 80 है। तो समझते हैं इसको। यहाँ पर स्टेथोस्कोप से ध्वनि सुनी जाती है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। स्टेथोस्कोप से क्या किया जाता है, ध्वनि को सुना जाता है। इनके बारे में हम पीछे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। ध्यान दीजिएगा, स्फाइग्मोमैनोमीटर से रक्त को दाबा जाता है। रेलवे में बोला गया है कि आपको एनसीईआरटी के अंदर से ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा, तो इसलिए इस एनसीईआरटी को कवर करना बहुत ज़रूरी है। एक एक बात जिस पे लिखी है उसी को आप कवर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि साइंस अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो साइंस छोटी नहीं है, बहुत बड़ी साइंस है। आपको जितना सिलेबस मिला है बस उतना ही आप कवर करके स्मार्ट स्टडी कर लीजिए, ठीक है। पढ़ने वाले बहुत हैं। चलिए तो देखते हैं, स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से हम लोग क्या करते हैं, रक्तदाब मापा करते हैं। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, इससे धमनी फट सकती है, ध्यान दीजिए, तथा आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। अंदर ही आपके शरीर के अंदर ही ब्लड बहने लगेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब बातों पे बहुत ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है नलिकाएं रुधिर वाहिकाएं, नलिकाएं और रुधिर वाहिकाएं। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। जो रुधिर को क्या करती हैं, शरीर से विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर से उच्च दाब से निकलता है। रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है और तुरंत जो है धमनी में पहुंच जाता है। वो बहुत तेज़ी से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसमें दबाव रहता है क्योंकि फर्स्ट टाइम वही दबाया रहता है ब्लड को हृदय, और वो धमनी में पहुंच जाता है और धमनी को में वो पहुंचने के बाद पूरे शरीर में पहुंचता है धमनी के थ्रू। शिराएँ विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाता है। जो शिराएँ होती हैं रुधिर को एकत्रित करके फिर से हृदय में लाने का कार्य करती है। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होता है। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकी मोटी होती है, और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। कोशिकाएं तब आपस में मिलकर शिराएँ बनाती हैं तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। रुधिर को अंग या ऊतक से क्या करती हैं, दूर ले जाती हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। अब प्लेटलेट्स क्या है, अगर यहीं दूसरी बुक रही होती तो आपको पूरा ब्लड के बारे में अच्छे से समझाती, बट आपको यहाँ पूरी चीज़ें एक सीक्वेंस में पढ़ने को नहीं मिल रही हैं। मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बुकें पढ़ी हैं और वहाँ पर देखा है, वहाँ के कंटेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा कि पहले एनसीईआरटी की बहुत बातें होती हैं तो देख लिया जाए एनसीईआरटी में क्या है। तो मैंने आपके लिए एनसीईआरटी शुरू किया, ठीक है। तो देखिए, इसमें ब्लड्स के बारे में आपको कुछ नहीं बताया, डायरेक्टली इन्होंने प्लेटलेट्स से शुरू कर दिया। तो कोई नहीं, समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या होता है इसमें। प्लेटलेट्स
इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए, नलिकाओं के तंत्र में क्या करना शुरू हो जाए, रिसना। रिसना तो आप जानते ही होंगे, कहीं पानी स्टोर होता है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा करके निकलना रिसना होता है। उस स्थिति में विचार कीजिए, जब हम घायल हो जाएं, क्या हो जाएं, घायल, और रक्त स्राव होने लगे, क्या होने लगे, रक्त निकलने लगे, खून आपका बहने लगे। तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। रक्तस्राव होने लगे, तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। इससे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। यानी जो प्लेटलेट्स होता है, अगर आपको ब्लड कहीं बह रहा है कटकर, तो वो वहाँ पर उसको थक्का बनाने का कार्य कर देंगी। बस इतना आपको ध्यान देना है इसमें। नहीं तो पढ़ने के लिए तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें नहीं बताई जाती प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स किस ब्लड का भाग है या ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। WBC, RBC, ये सब चीज़ें पढ़ाने के बाद प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो सब सीक्वेंस वहाँ पर दिमाग में चलता है, लेकिन यहाँ पर आपका सीक्वेंस नहीं चल पाएगा दिमाग में, ठीक है। बस आप समझ गए हैं कि भाई प्लेटलेट्स ब्लड को रोकने का कार्य करता है या थक्का बनाने का कार्य करता है, बस इतना समझ में आएगा आपको। तो लसिका के बारे में देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक अन्य प्रकार का द्रव है, यह क्या है, एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है, यानी परिसंचरण में भी। इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन है तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं, ठीक है। समझिएगा पूरी बातें। लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती है और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। इतना काम मतलब लसिका का है, ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे पादप में किस प्रकार से परिवहन होता है, पादप कैसे जल वगैरह, खनिज, लवण वगैरह कैसे मतलब अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं, ये सब बातों पे होंगी कल, ठीक है। पादपों में परिवहन को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।